अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआविनीन हज्जाज का जो पेपर है 26/1/2025 को होने वाला पेपर, आपके सामने हम ए से लेके जेड तक सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसके वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल और बड़े इजी तरीके के साथ आपको समझाएंगे भी कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना चाहिए ताकि अगर नेक्स्ट टाइम भी आप कभी पेपर दें तो आपको इसके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें तहकीक और रिसर्च करने के बाद और मेहनत करने के बाद आपके सामने पेश की हैं ताकि इसके अंदर कहीं पे कोई कमी बेशी न रह जाए। उसकी रीज़न ये थी कि बाज़ लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आई हलशुदा पेपर की, तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा ही वीडियो बनाई जाए और ऐसी वीडियो बनाई जाए कि उसके बाद फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि YouTube के ऊपर ज़्यादातर वीडियोस जितनी भी हैं वो कॉपी पेस्ट हैं और उनके अंदर डिटेल के साथ चीज़ों को समझाया नहीं गया। तो आइए जी आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी टाइम के ज़िया के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, सबसे पहला हमारे पास जो पोर्शन उन्होंने स्टार्ट किया था ये टोटल 96 मार्क्स थे। और 96 क्यों थे, 80 क्यों नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और इनका जो शॉर्ट लिस्ट है वो कौन लोग होंगे और मेरिट कितने का बन सकता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहला जो पोर्शन रखा गया था वो था एप्टीट्यूड टेस्ट का, और उसमें वर्बल रीजनिंग जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है और उसको सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन था कि आई विल हैव माई असिस्टेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट। ठीक है कि मैं आई विल हैव माई असिस्टेंट, मेरे पास असिस्टेंट होगी डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट, जिसको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है कॉलिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, और कुछ लोग उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है वो बनता है विल कॉल। ठीक है जी, सी ऑप्शन को वो दुरुस्त कहते हैं और उसके पीछे वो रीज़न ये कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का यूज़ हुआ है, आई विल हैव माई असिस्टेंट, तो दूसरा भी फ्यूचर का होना चाहिए, विल कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट, जिसको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। बहरहाल इन दोनों को जो है ना वो आप देख लें, दोनों जो ग्रामर के ज़्यादा नज़दीक है वो बहरहाल कॉलिंग लगता है, आप इसको मज़ीद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अ ड्राइंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ, और इसमें यहाँ पे आएगा एट इज द जो है ना वो वेरी करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि देयर इज नो हार्म डैश हेम, तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे इन मीटिंग, देयर इज नो हार्म इन मीटिंग हेम। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है नेवर टेल यूर सीक्रेट डैश अ स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों ने गलती की है, विद यहाँ पे उन्होंने ज्यादा यूज किया है, जबकि यहाँ पे दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है टू ए स्ट्रेंजर, यानी किसी खतरनाक आदमी को अपने सीक्रेट्स न बताएं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर आपको विद एग्जांपल जो है ना वो चीज़ों को कवर करूं और समझाने की कोशिश करूं ताकि इसके अंदर किसी तरह का कोई भी आपका सवाल हो तो वो आप कर सके। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवाल है कि हाउ मैनी मंथ्स आर इन अ डिकेड, तो डिकेड जो है ना वो अरबी अपना उर्दू के अंदर 10 सालों को कहा जाता है, तो 10 सालों के अरसे को डिकेड कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल था हाउ मेनी मंथ आर इन ए डिकेड, एक सदी के अंदर कितनी जो है ना वो महीने होते हैं, तो 10 साल जो है ना वो टोटल एक डिकेड होगी। ठीक है, और उसको आप जो है ना वो यहाँ पे एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। ठीक है, और हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ डिकेड, तो टोटल 10 सालों के, तो 10 सालों को आप मल्टीप्लाई बाय 12 करें। ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा, यानी 10 सालों में हर साल के 12 महीने, तो टोटल करें तो कितना हुआ जी, तो टोटल हमारा 120 हुआ, तो यहाँ पे इसका दुरुस्त ऑप्शन है 120। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन नहीं है और उन्होंने कुछ का कुछ कर दिया है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको बताया गया था कि इफ बॉक्स इज कोड CDPQYZ देन कोड इज कोडेड एज, तो कोड के लिए क्या कोड होगा, अब जरा बात को समझिए। देखिए सबसे पहले आपने देखना था कि यहाँ पे ये जो 3 उन्होंने आपको चीजें दी हैं, यानी एक बी उन्होंने दिया है, ठीक है, और उसके बाद ओ दिया है और एक्स दिया है,
यानी बॉक्स के लिए उन्होंने कोड दिया है ना, तो इसके अंदर उन्होंने एक सीक्वेंस यूज किया है। जिन लोगों ने उस सीक्वेंस को समझ लिया उनके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं था, और जिन्होंने नहीं समझा फिर उनके लिए मुश्किलात आई। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने अलग अलग करके बी को लिखा और उसके बाद ओ को लिखा और एक्स को लिखा। अब बी के बाद देखें ये जो कोड उन्होंने दिया है बॉक्स का, इसको आप नीचे देखें तो बी के बाद उन्होंने सीक्वेंस यूज किया कि बी के 2 डिजिट फौरन बाद वाले उन्होंने लिख दिए, यानी बी के बाद सी और डी लिख दिया। इस तरह से फिर उन्होंने ओ लिखा, यानी बॉक्स में ओ के बाद 2 जो डिजिट आते हैं वो हैं ओ के बाद ओ पी क्यू, ये दोनों लिख दिए। इस तरह फिर एक्स लिखा और एक्स के बाद के 2 डिजिट क्या हैं, वाई और जेड। तो ये सीक्वेंस था, यानी जो भी उन्होंने वर्ड दिए थे, डिजिट दिए थे, उसके बाद वाले 2 डिजिट उन्होंने लिख दिए थे। अब कोड के अंदर भी हमने यही करना था, यानी 4 डिजिट उन्होंने दिए थे सी ओ ए टी, इनके बाद के 2 डिजिट आपने लिख देने थे। सी के बाद हमने लिखा डी और ई, ओ के बाद हमने लिखा पी और क्यू, ए के बाद हमने लिखा बी और सी, और टी के बाद हमने लिखा यू और वी। तो इन सबको अगर आप मिलाएं तो हमारे पास जो चीज बनती है वो ये वाली बनती है, डी ई पी क्यू बी सी यू वी, और यही हमारा जो है ना वो डी आंसर था और यही हमारा दुरुस्त ऑप्शन था। ठीक है, और उसके बाद उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज 4 थिंग बिलो डज नॉट बिलोंग टू विद अदर, यानी इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो दूसरों के साथ मैच नहीं करती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिश, अगर गौर से आप देखें तो इसमें सबसे तो 4 चीजें उन्होंने यहाँ पे आपको दी थी। नंबर 1 हॉर्स, डॉग, कैमल एंड फिश। तो फिश को आप देखें तो ये एक अलग चीज है, ये एक समंदर की मखलूक है। बाकी ये चारों जानवर हैं, जमीन के ऊपर चलने वाले जानवर हैं, और ये फिश इनके अंदर अलग है, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द 5 थिंग बिलो इज मोस्ट लाइक दीज 3, अ सॉ, अ हैमर, अ फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखें, वो कह रहे हैं कि ये जो 3 चीजें उन्होंने दी हैं, एक उन्होंने दिया है आसा, सा जो है ना वो आरे को कहते हैं, और उसके बाद हैमर हथौड़ी, और एंड फाइल। अब इनके साथ मिलती जुलती चीज क्या है, सा को देखें, आरा भी एक तरह से एक टूल होता है, ठीक है, लकड़ियां काटने के लिए, और इसी तरह से फिर आप अगर देखें जी इसको हैमर को, ये भी एक टूल है कीलें वगैरह निकालने के लिए, और उसके बाद फाइल। अब इनके साथ मिलती जुलती जो चौथी चीज है वो बनती है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या चीज है, ये पेचकस जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं, वो भी एक तरह से टूल है, और उससे हम जो ना वो पेच वगैरह निकालते हैं, तो ये इसके साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉय मस्ट वॉक 12 माइल टू स्कूल एंड ही हैज कंप्लीटेड 75 ऑफ द ट्रिप, ठीक है, और 75% अगर उसने कंप्लीट कर लिया अपना जो उसका ट्रिप था, तो उसका बाकी कितना रहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो इसको हम जो ना वो यहाँ पे ज़रा डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले देखें कि वो कह रहे हैं कि एक लड़का है, उसने वॉक किए 12 मील स्कूल की तरफ, और वो 75% कंप्लीट कर चुका है। अब बाकी उसके पास कितनी रहती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि वो 75% उसने किया, तो 75% ऑफ 12 माइल, तो ये हम अगर निकालें तो 75% का मतलब है 75 ओवर 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 हमने कर दिया, और इसका जो आंसर आता है काटने के बाद वो आता है 9। इसका मतलब ये हुआ कि 12 में से 9 मील तो उसने तय कर दिए, तो बाकी कितने रह गए, 3 मील, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 3, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फेमस बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन 38 ओवर, और इफ ही कुड कीप अप द सेम रन रेट, हाउ मेनी रन्स वुड ही स्कोर इन 47.5 ओवर। अब इस क्वेश्चन को भी जरा समझने की कोशिश करें, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें उसने जो सेंचुरी की है, ठीक है, वो 38 ओवर में की है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ओवर 38 अगर हम करें, यानी पर ओवर उसने कितने रन्स बनाए, तो वो उसने बनाए 2.63, ठीक है, ये 1 ओवर के। अब 1 ओवर के रन्स को अगर हम बकिया जो ओवर रहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी बकिया जो है ना ओवर कितने रहते हैं, 38 ओवर तो हो चुके थे, और उसके बाद 9 ओवर और 5 जो है ना वो बॉल इसके अंदर रहती हैं, तो उस 9.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2.63 के साथ, ठीक है, और तो वो आपके पास बकिया जो चीज़ बच जाएगी, यानी 2.3, बल्कि हमने यहाँ पे 2.3 1 ओवर का है, तो हमने पूरे के साथ हमने इसको लिख दिया, यानी 47.5 ओवर
मल्टीप्लाई बाय पर ओवर रन्स, तो टोटल हमारे पास 125 बन गया। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आंसर ए है और वो है 125। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर। 13 से जो 16 तक के क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं और बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन ने परेशान किया कि 6 प्रोडक्ट उन्होंने दी हुई थी U V W X Y Z और उसके बारे में आपको जो ना वो कुछ 4 सवाल पूछे गए थे। तो बहुत से लोगों को इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इसका आंसर जो ना वो दुरुस्त बनता क्या है, कुछ ने कुछ का कुछ किया। अच्छा, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ज़रा नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से उन्होंने बनाया। अब देखें जी, यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो ये वो क्वेश्चन था, इसके हवाले से 4 क्वेश्चन थे, सिर्फ एक ये अगर कोई भी जितने भी उम्मीदवार थे अगर इस चीज़ का सीक्वेंस समझ लेते तो उनके 4 सवाल यहीं से हल हो जाने थे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं U V W X Y Z और ये 6 स्टॉल के अंदर मौजूद हैं। स्टॉल नंबर 1 है, स्टॉल नंबर 2 है, स्टॉल नंबर 3 है, स्टॉल नंबर 4 है और स्टॉल नंबर 6 है। इन 6 स्टॉल के अंदर ये 6 चीज़ें मौजूद हैं। इनके लिए फिर उन्होंने कुछ कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन थी कि लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, यानी ये U के बाद V W X Y इस तरह से, और उसके बाद ये कि ईच प्रोडक्ट ऑन वन स्टॉल, हर एक चीज़ जो है ना वो एक ही स्टॉल के ऊपर एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉल नंबर 1 के ऊपर हम U के साथ V को भी शामिल करें, ऐसा नहीं करना। दूसरी उन्होंने कहा था कि U जो है ना वो कैन नॉट बी लेफ्ट इमीडिएटली और इमीडिएटली टू राइट ऑफ V। U जो है ना वो ना तो शुरू के अंदर आ सकता है, यानी ऐसा नहीं है, जहाँ पे देखें U जो है ना वो शुरू के अंदर उन्होंने लिया हुआ है, तो ये वाली शर्त वो कहते हैं गलत है। ठीक है, U शुरू के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से वो कहते हैं कि आर इमीडिएटली टू राइट ऑफ V, V के राइट साइड भी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो U जो है ना वो यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर B है, तो ये दूसरी बात भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। पहले इसकी तीसरी शर्त को देख लें, यानी यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा है कि U बाएं तरफ शुरू में ना हो और V के दाएं तरफ भी ना हो। तीसरी शर्त है कि W मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ X, कि W को जब भी आपने लिखना है वो X की लेफ्ट के ऊपर रखना है। W मस्ट बी इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ X, तो X की लेफ्ट साइड पे ये होना चाहिए। ठीक हो गया, ये भी शर्त हमें पता लगी। नेक्स्ट कहते हैं Z के नॉट ऑन दी नंबर 6, तो यहाँ पे 6 नंबर के ऊपर, जैसे यहाँ पे देखें आपके इस सीक्वेंस के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, तो 6 नंबर के ऊपर वो कहते हैं Z नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों शर्तों को हम पूरा करते हैं, एक हम सीक्वेंस बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें मैंने ये बनाया हुआ है। पहली शर्त ये कि लेफ्ट टू राइट ठीक हो गया, लेफ्ट टू राइट हमारे पास मौजूद है, हर एक चीज़ हमने एक स्टॉल के ऊपर रखी हुई है। पहली शर्त ये है कि U के नॉट बी लेफ्ट, तो U को हमने शुरू के अंदर नहीं रखा। यहाँ पे देखिए शुरू में U नहीं है, शर्त पूरी होगी। उसके बाद कहते हैं इमीडिएटली और इमीडिएटली टू राइट ऑफ V, V की राइट साइड भी नहीं होना चाहिए, तो हमने V की लेफ्ट साइड के ऊपर इसको रखा है, राइट साइड के ऊपर नहीं रखा। तो पहली शर्त हमारी पूरी होगी। उसके बाद कहते हैं W मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ X, W हमेशा X के W जो है ना वो हमेशा X की लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें W को हमने X की लेफ्ट साइड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक हो गया, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद कहते हैं जी कि तीसरी शर्त ये है कि Z कैन नॉट बी ऑन स्टॉल नंबर 6, ये 6 नंबर हमारा स्टॉल है, तो कहते हैं 6 नंबर स्टॉल के ऊपर Z नहीं होना चाहिए। हमने 6 के ऊपर Y को रखा, तो पीछे एक जो है ना वो जगह बच गई और वहां पे हमने Z को रख दिया। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है। अगर आपने इस तरतीब के साथ अगर लिखा होता, या जिन लोगों ने भी लिखा है उनके लिए अब ये चारों के चारों सवाल हल करना और देखना किसी तरह का कोई भी मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन किया था विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट एट स्टॉल नंबर 1, स्टॉल नंबर 1 के ऊपर कौन सी चीज़ है जो नहीं आ सकती। तो इसका जो ऑप्शन था हमने यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि U जो है ना वो स्टार्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि U जो प्रोडक्ट है, इसका आंसर है U। ठीक है, कि U प्रोडक्ट जो है ना वो शुरू के अंदर नहीं आ सकती। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि इफ X इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल नंबर 3, W मस्ट प्लेस ऑन स्टॉल नंबर, यानी अगर X को हम तीसरी जगह पे ले जाएं, ये X दूसरे नंबर पे है ना, अगर X को हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे ले आए तो कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा कि W मस्ट प्लेस ऑन स्टॉल नंबर, तो W कहाँ जाएगा?
भाई W के बारे में हमने शर्त पढ़ी है कि वो X के साथ हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा, तो W जो है ना वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा स्टाल नंबर 2 के ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो है कि स्टाल नंबर 2 के ऊपर ये वाला आ जाएगा W। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया था कि अगर इफ U इज प्लेस ऑन स्टाल नंबर 5 विच प्रोडक्ट मस्ट गो टू स्टाल नंबर 6। कहते हैं कि अगर हम U को स्टाल नंबर 5 के ऊपर ले जाएं, ये हमारा स्टाल नंबर 5 है, ये U है, और U को हम यहाँ पे स्टार, ठीक है, और U को हम यहाँ पे स्टार, ये Z की जगह पे हम जो है ना वो थोड़ी देर के लिए U को लेके आ जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम U को स्टाल नंबर 5 के ऊपर ले आए, विच प्रोडक्ट मस्ट गो ऑन स्टाल नंबर 6। तो स्टाल नंबर 6 के ऊपर अब किस चीज़ को जाना चाहिए? भाई ज़ाहिर सी बात है, हमने पीछे पढ़ा है कि U जो है ना वो हमेशा V से पहले आएगा, यानी V के लेफ्ट साइड पे होगा। तो यहाँ पर जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो V आएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि अगर इफ Z इज प्लेस्ड ऑन स्टाल नंबर 3, अगर Z को स्टाल नंबर, ये स्टाल नंबर 3 है, तो Z को अगर वो कहते हैं यहाँ पे हम लेके आ जाएं, ठीक हो गया, तो राइट साइड ऑफ X, ये देखें X की राइट साइड, ठीक है, X की राइट साइड के ऊपर हो गया। विच प्रोडक्ट मस्ट गो टू स्टाल नंबर 5। तो अब स्टाल नंबर 5 के ऊपर किस को जाना चाहिए? ठीक है, तो स्टाल नंबर 5 के ऊपर ये U और V जो यहाँ पे थे ये आगे ट्रांसफर होंगे, और यहाँ पे जो ना वो V आ जाएगा और यहाँ पे U आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है कि यहाँ पे V आ जाएगा, प्रोडक्ट V आ जाएगी। तो ये हमारे 4 के 4 क्वेश्चन जो ना वो यहाँ पे हल हो चुके हैं, और इसको तो इसके सिर्फ सीक्वेंस को समझने की ज़रूरत थी। हमारे ये चारों के चारों सवाल हल हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास हज का जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम ज़रा डिटेल के साथ इनको भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो अब लेंथी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम पार्ट 2 के अंदर हज से मुतालिक भी सवाल सारे करेंगे, और उसके बाद हज के बाद बाकी जो इनकी इंतज़ामी पॉलिसियाँ और इनके कोटा के हवाले से जो क्वेश्चनिंग की गई थी, और उस अथॉरिटीज़ के हवाले से, ऐप्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ हम उसको वजाहत के साथ करेंगे। इस ज़िमन के अंदर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप बगैर किसी चीज़ के पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो का लिंक पार्ट 2 का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।